अब मजदूर आंदोलन में पहले जैसे हमले नहीं होते हैं। जैसे पहले हमले होते थे, मैनेजमेंट के जो गुंडे हैं वो उनका लगातार हमला होता था। कई सारे मजदूर नेताओं को मारा गया। अब क्या रणनीति में बदलाव आया है कि अब मजदूरों के ऊपर या मजदूर नेताओं के ऊपर हमले नजर नहीं आते। ऐसी क्या पारदर्शिता है पूरे मजदूर आंदोलन में? खासकर जो असंगठित क्षेत्रों के जो कंपनियां हैं, जैसे आपने क्रेस्ट वगैरह का उल्लेख किया है, या अब मैं अगर जरा से जाऊंगा तो एबीस वगैरह भी है यहाँ पर, कमल सॉल्वेंट वगैरह भी है। बहुत सारी यहाँ पर कंपनी है, राजा राम मेज प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपका तो संघर्ष लगातार चल रहे हैं, लेकिन असंगठित कंपनी के क्षेत्र में जो 5 बड़े उद्योग रहे हैं भिलाई के, केडिया, बीके, बीसी, सिंप्लेक्स, वहां के आंदोलनों की क्या स्थिति है? क्या कभी आपने सोचा कि फिर से हम उन असंगठित क्षेत्रों में भी आंदोलन करने जाएंगे? उसके साथ साथ ये भी सवाल है कि आप एक बड़े एक्टू के आप वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने से संगठित क्षेत्रों का आंदोलन बिल्कुल मतलब नगण्य है। जैसा कि बीएसपी में या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में, जो सरकार के औद्योगिक क्षेत्र में, रेलवे में, या और भी जो क्षेत्र है सरकार के, वहां पर आप लोगों का आंदोलन अभी तक नहीं पहुंच पाया। नमस्कार, मैं सुशांत कुमार, और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर दीजिए। दर्शकों, दक्षिण कौशल की जो बेलाग लपेट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण कौशल चैनल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के जो भी शख्सियत है उनसे हम रूबरू होंगे। इस सिलसिले में आज हमारे बीच जो शख्सियत है, आप कोई परिचय के मोहताज नहीं, भीमराव बागड़े जी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आप अध्यक्ष कहलाते हैं, और एक लंबा अनुभव है श्रमिक आंदोलन के इनके नाम के साथ। तो स्वागत है भीमराव बागड़े जी हमारे चैनल दक्षिण कौशल में। जी धन्यवाद। और आपसे हम शुरुआत ये करते हैं कि किस प्रकार आप राजा राम मेज प्रोडक्ट में काम में आए और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में शरीक हुए। राजा राम मेज प्रोडक्ट में हम 1983 में, मतलब कंपनी के शुरुआत में ही हम वहाँ भर्ती हुए थे। फिर वह श्रमिकों का संगठन बना, उसमें हमको जो है यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया। फिर मजदूरों के लिए जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो है समझ लीजिए 1986 में हमको जो नौकरी से निकाला गया। फिर लेबर कोर्ट में लगे, फिर लेबर कोर्ट से फिर जीत के जो है नौकरी में गए, और फिर ये करते करते ट्रेड यूनियन का काम जो हमारा जो बढ़ गया। मतलब राजा राम मेज प्रोडक्ट के अलावा जब कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में हम जो चल रहे थे, तो लगभग 90 में भिलाई, टेढ़ेसरा, कुम्हारी, उरला, उसमें जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में नियोगी जी ने हमको जो कुम्हारी का कार्यभार सौंपे, और एनआर घोषाल और अनूप सिंह उनको भिलाई का जिम्मेदारी, मेघदास वैष्णव को टेढ़ेसरा का, और शेख अंसार को उरला का जो जिम्मेदारी दिए। आंदोलन ठीक गति पर था। उसी दौरान 28 सितंबर 1991 के रात में हमारे नेता कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी भिलाई के हुडको कार्यालय में सोए थे, उन्हें गोली मारकर हत्या की गई। उसके बावजूद भी आंदोलन जारी था। तो फिर जो है भिलाई में आंदोलन चला। उस आंदोलन में भिलाई पावर हाउस में रेल रोको आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में जो है हमारे 17 मजदूर शहीद हुए थे। उसी में जो है एक पुलिस का इंस्पेक्टर वो भी मारा गया था। हाँ, वो भी जो है उसमें पता नहीं किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है।
मगर उस मामले में जो है अ, हमारी जो गिरफ्तारी उसी मामले में जो हुई, क्योंकि उस आंदोलन के दौरान जो है वहाँ भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में आंदोलन चला, उसमें लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज में ही हमको घायल कर दिया। तो दल्ली राजहरा की एम्बुलेंस से हमारे साथियों ने हमको सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ भर्ती के दौरान जो 4 दिन जो है रखने के बाद में पुलिस ने हमको जो है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। और उस मामले में जो है हमको 11 महीनों तक जो है दुर्ग जेल में रहना पड़ा। और भी हमारे साथी लोग जो जेल में थे, और बारी बारी से जो है जबलपुर हाई कोर्ट से जो जमानत हुई, और उस मामले में 13 साल बाद जो है हम जो है बरी हुए। इस तरह पुलिस ने जो फर्जी मामले जो बनाया था, वो पूरे फर्जी मामले जो है वो खारिज हुए हैं। इस तरह का उस समय भी नियोगी जी के समय में और नियोगी जी की हत्या के बाद में भी हम जो है आंदोलन में सक्रिय रहे, और आज भी जो है आंदोलन में हम जो सक्रिय है। पहले कम जगहों में संगठन था, आज वो हमारा संगठन जो काफी जगह में जो फैला है। राजनांदगांव है, दुर्ग जिला है, रायपुर जिला है, बिलासपुर जिला है, कवर्धा जिला है, बालोद जिला है। इन जिलों में हमारा सक्रिय संगठन है और उसमें हम जो काम करते हैं। और हमारा ये जो कहना है कि जो श्रम कानून जो बना हुआ है, पहले से बना हुआ था, उन कानूनों को जो है भारत की सरकार है, केंद्र सरकार ने इन 44 कानूनों के को बदल के उन्होंने मात्र 4 कानूनों को जो रखा है, जिससे मजदूरों का जो नुकसान हुआ है। और ये मजदूरों को जो है पाने के लिए आंदोलन संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और इसी दिशा में जो है हम आंदोलन करते जा रहे हैं। अब लगभग जो है उस समय तो हमारी उम्र जो 30-35 साल की थी, जी जी। आज हमारा उम्र जो है लगभग 72 पूरा हो गया है, और तब भी हम आंदोलन करते जा रहे हैं। पहले अधिक बार जो है जेल जाना पड़ता था, और आज की तारीख में जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या करने से क्या होगा, मैनेजमेंट के लोग क्या करेंगे, प्रशासन क्या करेगा, एक कानूनी जानकारी होती हाँ, कानूनी जानकारी होने के बाद में अब जो है शायद जेल में जो है नहीं जाना पड़ रहा है। और थोड़ा सा पीछे चलेंगे और हम जानना चाहेंगे जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया थे शंकर गुहा नियोगी, उनकी जो हत्या हुई, आपने बताया पूरे इस सिलसिले में, तो उनकी हत्या के बाद पहले दुर्ग के जो सेशन कोर्ट में मामला चला, उसके बाद हाई कोर्ट में भी चला, बाद में आपने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गया। अब क्या स्थिति है उस पूरे मामले को लेकर? उस मामले को जो स्थिति जो है, सुप्रीम कोर्ट ने मात्र जो गोली मारने वाला जो पलटन मल्ला है, उनको आजीवन कारावास की सजा दिया है। और बाकी जितने भी आरोपी थे, जिसमें 2 उद्योगपति थे, मूलचंद साहा, चंद्रकांत साहा सहित जो है सभी को वो बरी किया गया। पता चला कि भाई सीबीआई ने जो चालान बनाने में, प्रकरण बनाने में जो है गड़बड़ किया है, उसी का लाभ जो है उद्योगपतियों को मिला है। और इसलिए मात्र एक व्यक्ति को, जिसके साथ नियोगी जी का कोई दुश्मनी नहीं था, और उनको जो आजीवन कारावास की जो सजा हुई, उद्योगपतियों ने उनको मात्र इस्तेमाल किया है। हाँ, मगर मालिक लोग भी जो है लगभग जेल में लगभग जो है 3 साल 4 साल जो है वो जेल में रहे। मालिक के लोग? हाँ हाँ, कंपनी वाले उद्योगपति जो मूलचंद साहा है, चंद्रकांत साहा, इनको भी जो है जेल में रहना पड़ा। जिन मामलों को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, भिलाई के कोई 4500 मजदूरों को लेकर और उनके जीने लायक वेतन को लेके, आप आज भी मतलब उस आंदोलन में हैं, तो उन मजदूरों की स्थिति और उनकी लड़ाइयों की स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्या स्थिति है? उन मजदूरों को पूरी तरह न्याय नहीं मिला। अभी वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो चला गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग कंपनी के 12 कंपनियों के प्रकरण हो और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी का प्रकरण, ये पूरे मामले सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, और देखते हैं न्याय मिलेगा, ये उम्मीद के साथ में जो है लड़ रहे हैं।
उनको पूरा न्याय अभी तक नहीं मिला। हम्म, उसके पीछे और भी कुछ कारण है, जी। इसलिए जो है उन मजदूरों को पूरा न्याय नहीं मिला है। मगर अब आने वाले दिनों में लगता है कि न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा। आप राजनांदगांव से हैं और राजनांदगांव में भी बीएनसी मिल की लड़ाई बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई रही है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के समय से लेकर रुईकर के समय से लेकर राय भी यहाँ पर लड़े हैं, आप भी यहाँ पर रहे हैं। आपकी क्या भूमिका रही है, जो बीएनसी मिल की लड़ाई हो या जो राजनांदगांव के जो मजदूर आंदोलन में, उसमें आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका, हम थे राजाराम मेज प्रोडक्ट के, जी। और उसी दौरान इधर बीएनसी मिल में जो संघर्ष चल रहा था, उस समय नियोगी जी तो जीवित थे। उस दौरान जो है 84 में यहाँ पर जो है मैनेजमेंट के लोगों ने जो है पुलिस के माध्यम से गोली चालन किया था, जिसमें 4 मजदूर शहीद हुए थे। वो है 12 सितंबर 1984। जी। उसका शहीद दिवस 12 सितंबर को हर साल जो मनाते हैं। और वो जो गोलीकांड है, वो मैनेजमेंट के निर्देश पर जो गोलीकांड हुआ है, उसको कदापि अच्छा नहीं बोला जा सकता। उसके बाद आप उसके जो पीछे के जो इतिहास है, पूरा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मतलब जो भिलाई के गोलीकांड हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बहुत सारे गुटों में बोले, दलों में बोले कि विभक्त हो गए। और आज भी स्थिति है कि बहुत सारे कार्यक्रमों को लेने के लिए, चाहे वो नियोगी जी के शहीद दिवस को मनाने की बारी हो या जो भी गोलीकांड हुआ, चाहे वो राजनांदगांव का गोलीकांड हो, चाहे भिलाई का गोलीकांड हो, चाहे दल्ली राजा का गोलीकांड, इनको मनाने में आप सभी को काफी मशक्कत करना पड़ता है। एक समन्वय समिति बना के काफी मशक्कत करनी होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो एक एकता की जो बातचीत एक लंबे समय से 91-92 से जो एकता की बातचीत हो रही है, कब जाके एक मुकम्मल रूप में तब्दील हो पाएगी और एक सही में जो नियोगी के समय के जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा था उस अवस्था में ये पहुंचेगा, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सही है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो है, जो जिस तरह जो था लोगों का रुझान और नेतृत्व, उसके आधार पर भी जो है लोगों का जो रुझान होता है। आज के तारीख में पिछले करीब 20 वर्षों से करीब जो है, पहले 2 भागों में बटा हुआ था, एक जनकलाल ठाकुर और दूसरा हमारा। जी। अभी मतलब बागड़े गुट। हाँ हाँ, जी। और तीसरा अभी जो अनूप सिंह जब यहाँ थे, उन्होंने जो अपना एसीसी को लेकर जो अलग संगठन संगठन तो पहले से ही था, मगर उनके साथ में उन्होंने जो अलग किया। कुल मिला के 3 भागों में जो बटा हुआ है। अब कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक जो है नया नेतृत्व सामने में नहीं आता, नए युवा लोगों को जो है उन्होंने जो सामने में आना चाहिए। और हकों के लिए खाली मजदूरों का ही बात नहीं है, और भी जो समस्या है, जी। बहुत समस्या है। मगर उस समस्या के लिए जब तक युवा लोग सामने में नहीं आएंगे, तब तक जो समस्या इसी तरह का जो यथावत रहेगी। और इसलिए युवा लोगों को, खास करके जो है बेरोजगारों को सामने आने की जो जरूरत है, और तब जो है उनको उनका हक मिलेगा। आज के तारीख में जो भी नियम कानून जो बना हुआ था, सरकार ने उन नियम कानूनों को जो है कारपोरेट घराने के हितों के लिए जो है जो 44 श्रम कानून थे, कानून थे उसको। उनको खत्म करके मात्र 4 श्रम कोड रखे हैं। मतलब मजदूरों के हक में जो कानून था, वो कानून खत्म हो गया है, गरीबों के हक में नहीं है। आज के तारीख में जो भी सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार, उदाहरण के बतौर वो हसदेव जंगल जो था, वो लाखों पेड़ जो है उसमें अडानी के हितों के लिए जो काटे जा रहे हैं। काटे गए। और इधर जो है बोला जा रहा है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाओ। तो एक पेड़ लगाओ वहां तक तो ठीक है, मगर उधर कैसे काटे जा रहे हैं? तो ये कारपोरेट घरानों के हितों के लिए जो ये सब सरकारें कर रही है, हम इसका अपनी क्षमता के मुताबिक जो विरोध कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, आप पूरे छत्तीसगढ़ में क्या देखते हैं? मतलब जिस प्रकार से पहले दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, तमाम जगहों पे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का संगठन था, आज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की क्या स्थिति है? अभी हाल ही में सुना ही आया कि जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का जो राजनीतिक
संगठन का जो पंजीकरण है उसे रद्द कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। कहाँ तक सच है, क्या है, कितना जानते हैं आप? अब इस संबंध में हमारे जो पंजीयन संबंधी जो कागज है वो दिल्ली राजरा कार्यालय में जी। रहते थे और उसमें जनकलाल ठाकुर जो देखरेख करते थे। अब वो किन कारणों से वो जो निरस्त हुआ, इस बारे में अभी 7 सितंबर को भिलाई में हमने मीटिंग रखा है, हम्म। उस पर भी विचार करेंगे और उस पंजीयन जो निरस्त हुआ उस पर अपील करने के बारे में जो है चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से उसको पुनर्जीवित करने के बारे में जो है तय करेंगे। पहले से लड़ाई का स्वरूप बहुत बदल गया है। पहले लोग जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए उतरते थे, गेट जाम करते थे, उत्पादन प्रभावित करते थे, नारेबाजी तमाम। अब थोड़ा सा कानूनी स्वरूप दिए हैं आपने लड़ाई को। बहुत सारे लड़ाइयों को आप कोर्ट तक लेके गए हैं और कोर्ट से कई सारे लड़ाइयों में आपने जीत हासिल की। आपको क्या लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की मतलब जरूरत क्या है आज के जो वर्तमान हालत में, जब 4 श्रम कोड आ गए? अब तो क्या बोलते हैं कि आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में संगठन भी जाके नहीं बना सकते। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के बीच में जाते हैं और संगठन बनाते हैं, जबकि यहाँ पर सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस और भाजपा के भी बहुत सारे मजदूर संगठन पहले से सक्रिय हैं। वैसे स्थिति में क्या चुनौतियां हैं आपके बीच मजदूर जब चाहते हैं वहां पर संगठन बनता है। जैसा उदाहरण के बतौर ये रसमड़ा इंडस्ट्री एरिया में ये जो दो बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें टॉप और तो स्टील और दूसरा है क्रेस्ट स्टील। क्रेस्ट स्टील ये राजनांदगांव जिले में पड़ता है, टॉप और तो स्टील जो दुर्ग जिले में पड़ता है। कानून बोलता है कि कोई भी कंपनी बंद करने के लिए शासन के बिना अनुमति लिए बंद नहीं किया जा सकता, मगर क्रेस्ट कंपनी ने 2019 से 21 तक 16 महीने तक बंद रखा। और उसी तरह जो टॉप और तो कंपनी, उन्होंने भी जो 15 महीने तक बंद रखा। और उस दौरान जो परमानेंट कर्मचारी है उनको बंद के दौरान का पेमेंट मिला, मगर जो ठेके जो मजदूर है ठेकेदारी में, जो लगभग 18-20 साल से, जब कंपनी चालू हुई 2022 में, तब मजदूरों को फिक्र पड़ी कि भाई हमको ये बंद के दौरान का वेतन कैसे मिलेगा। तब जो है उनको चिंता हुई कि भाई चलिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के पास चला जाए। हमारे कार्यालय में आए, उनके कम से कम 15-20 मुखिया लोग आए और फिर हमने उनको बोला कि भाई पहले तो आप जो वर्करों का सूची बनाओ, नाम, पिता का नाम, भर्ती दिनांक, पद, वेतन और पता। और वो 600 मजदूरों का सूची को लेके हमने जो है उधर दुर्ग लेबर डिपार्ट में लगाया। इधर जो क्रेस्ट कंपनी का जो मामला है ये लोग भी आए, फिर इनका मामला हमने जो है राजनांदगांव के लेबर डिपार्ट में लगाया। और लेबर डिपार्ट की बैठकों में जब हल नहीं निकला, तब हमने जो है पूरा मजदूरों को बोला कि भाई आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मजदूरों ने दाल, चावल, पैसा आंदोलन के लिए फंड इकट्ठा किया और फिर जो है हमने आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान जो कंपनी का पूरा प्रोडक्शन जो बंद रहा, क्रेस्ट कंपनी पूरा 36 घंटे बंद रही। तब जो उन्होंने जो पेमेंट देने के लिए जो बंद के दौरान का वेतन है वो देने के लिए कबूल किया। मतलब 16 महीना में से 14 महीने के बंद के दौरान का 5 किस्तों में देने के लिए उन्होंने राजी हुआ। वो एक एक मजदूर को कम से कम 1.25 लाख, 1,30,000 वो 5 किस्तों में जो मिला है। मगर टॉप अर्थ में जो है अभी वो जो मिलना बाकी है, मात्र 15 महीने में से 3 महीने का मिला है। और उनका मामला अभी दिल्ली के एनसीएलटी न्यायालय में जो विचाराधीन है। अभी उसमें 18 सितंबर की जो तारीख लगी है, वहां पर भी हमने बंद का कॉल किए थे। और आज के तारीख में जहां पर मजदूर संगठित है, मजदूर लड़ते हैं तब मिलता है, और बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब मजदूर आंदोलन में पहले जैसे हमले नहीं होते हैं। जैसे पहले हमले होते थे, मैनेजमेंट के जो गुंडे हैं वो उनका लगातार हमला होता था, कई सारे मजदूर नेताओं को मारा गया।
अब क्या रणनीति में बदलाव आया है कि अब मजदूरों के ऊपर या मजदूर नेताओं के ऊपर हमले नजर नहीं आते? ऐसी क्या पारदर्शिता है पूरे मजदूर आंदोलन में? खासकर जो असंगठित क्षेत्रों के जो कंपनियां हैं, जैसे आपने क्रेस्ट वगैरह का उल्लेख किया है, या अब मैं अगर जरा से जाऊंगा तो एबीस वगैरह भी है यहाँ पर, कमल सॉल्वेंट वगैरह भी है, बहुत सारी यहाँ पर कंपनी है, राजा राम मेज प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपका तो संघर्ष लगातार चल रहे हैं, लेकिन असंगठित कंपनी के क्षेत्र में जो 5 बड़े उद्योग रहे हैं भिलाई के, केडिया, बीके, बीसी, सिंप्लेक्स, वहाँ के आंदोलनों की क्या स्थिति है? क्या कभी आपने सोचा कि फिर से हम उन असंगठित क्षेत्रों में भी आंदोलन करने जाएंगे? उसके साथ साथ ये भी सवाल है कि आप एक बड़े एक्टू के आप वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने से संगठित क्षेत्रों का आंदोलन बिल्कुल मतलब नगण्य है, जैसा कि बीएसपी में या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में, जो सरकार के औद्योगिक क्षेत्र में, रेलवे में, या और भी जो क्षेत्र है सरकार के, वहां पर आप लोगों का आंदोलन अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या कारण देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? आप कैसे? ये बात सही है कि जहाँ के मजदूर महसूस करते हैं वहाँ पर हम संगठन बनाते हैं और वहाँ के लिए काम करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि जहाँ के लोग मजदूर महसूस नहीं कर रहे वहाँ हम जाके खड़ा हो जाए, ऐसा हम नहीं कर रहे और इसलिए हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। मगर जहाँ जहाँ आवश्यकता है, मजदूर महसूस करते हैं, तब हम वहाँ जो पहुँचते हैं। जैसा अभी आपने जो सवाल किया कि पहले हमले होते थे, आज के तारीख में हमले कम हो रहे हैं। कम हो गए। अब ये हमारा जो 40 साल का ट्रेड यूनियन का जो अनुभव है, ये हमको जो सिखाया कि क्या करने से क्या होगा। जी। और इसलिए समय के पहले जब मजदूरों की मानसिकता बन जाती है तो फिर उस बात को लेकर जिला प्रशासन लिखा पढ़ी करते हैं, आवेदन निवेदन करते हैं कि भाई इतने दिनों से जो बैठकें चल रही है, श्रम विभाग जो पंगु हो गया है, और श्रम विभाग बोल देता है कि भाई हमारे पास जो जांच का अधिकार था, मामला बनाने का अधिकार था, वो अधिकार सरकार ने खत्म कर दिया है, इसलिए हमारे पास पावर कम है। ये बात को हम लेकर जो है जिला प्रशासन को जो अवगत कराते हैं और उसके बाद में जब आंदोलन करते हैं तब उस आंदोलन में उनको हस्तक्षेप करने में दिक्कत जाती है। वैसे भी हम जो है मजदूरों को पहले से समझाते हैं कि भैया गेट जाम करोगे तो पुलिस जो है उसमें 341 का मामला बनाएगी और 50 लोग जो है रोकेंगे गेट, मगर जो पूरे 500 लोगों पर मामला बनेगा तो आपका आंदोलन जो है उसमें पुलिस हस्तक्षेप के कारण जो है वो दूसरी दिशा में बदल जाएगा। इसलिए हम ऐसी नौबत आने नहीं देते। इधर टॉप और द कंपनी में मैनेजमेंट ने अभी जो कोशिश किया था, बजरंग दल के लोगों को करीब 5 गाड़ियों में 50 लोगों को बुलाया था और वो बिना हमारे अनुमति के, बिना सहमति के वो गाड़ी रोकने चले गए थे। मजदूरों ने बताया अरे भाई वो लोग तो गाड़ी रोकने चले गए, वहाँ रास्ते में खड़े हैं। तब हमने माइक में आवाज लगाया कि भाई ये हमारे यूनियन के तरफ से गाड़ी घोड़ा रोकने का कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रोकता है वो अपने मर्जी से, वो अपने जिम्मेदारी से रोके, क्योंकि यूनियन हमारा जो है इस दिशा में नहीं है। हमने मजदूर जो है अंदर में बैठे हैं और वो अपना प्रोडक्शन बंद करके रखे हैं, मशीनों में काम नहीं कर रहे, इसलिए कि उनको बंद के दौरान का तनख्वाह नहीं मिला, इसलिए अपने तनखे के लिए बैठे हैं। तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनका जो करोड़ों रुपया का जो प्रोडक्शन का नुकसान होता है वो खुद ही पेमेंट देने के लिए वो जो तैयार होते हैं। इस तरीके से पहले में और आज में ये अंतर है। अभी भी आपके ऊपर मुकदमे हैं, जो भी आपने संघर्ष किया है? जी और जी आपके जो कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के, उनके ऊपर भी कोई मुकदमा वगैरह? जी 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 कितने सालों से मुकदमे हैं? कौन मामले कौन से मुकदमे हैं? जी जी मामले मुकदमे तो चल रहे हैं और वो चलेंगे जब तक जो है हम ट्रेड यूनियन करते रहेंगे, कोई ना कोई जो है मामले मुकदमे बनाएंगे। राजा राम मेज प्रोडक्ट, कमल साल्वेंट में तो श्रम कानून का जो है एकदम जो है पालन नहीं हो रहा है। वहां पर 400 मजदूर है और पीएफ जो है 100 मजदूरों का जमा हो रहा है, मतलब 300 मजदूरों का पीएफ जो है गबन हो रहा है। और जिनकी जो जिम्मेदारी है प्रशासन की,
श्रम विभाग की, पीएफ विभाग की, बीमा विभाग की, ये विभाग जो है सुस्त है, काम नहीं कर रहे। हमारा आपके माध्यम से हमारा जो निवेदन है कि इसके बारे में खास करके कमल सॉल्वेंट, इसकी जो जांच होनी चाहिए और वो जो मजदूर जो न्याय से वंचित है उनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत पहले आपने वो जो कचरा जो साफ करने वाले जो श्रमिक हैं उनके उनके भी आंदोलन को आप किए थे, निगम के जो है, उन सब आंदोलन का क्या परिणाम निकला है? हाँ, ये राजनांदगांव के नगर पालिक निगम में जो कचरा संग्रहण केंद्र में जो गली गली से कचरा, घरों से कचरा उठाती है महिलाएं, मगर उनको जो है वो जो कचरा उठाते हैं उसमें से कबाड़ी निकलता है, वो कबाड़ी बिक्री करके उनको खुद को रखना है वो पैसा। मगर जो निगम के अधिकारी जो है बेचते थे और खुद ही वो गबन करते थे। उनको 2017 से 2021 तक पैसा नहीं मिला। मगर जब 2021 में लोग हमारे संपर्क में आए, हमने संगठित किया, उनका मामला कानूनी रूप से उठाया, तब जो है जून 2021 से उनको वो जो कबाड़ी का जो राशि खुद ही बेचते हैं और वो पैसा मिलने लगा है। मतलब हर एक महिला को हर महीना तनख्वाह के अलावा 1000, 1200, 1500 रुपया आज के तारीख में अलग से मिलता है वो कबाड़ी का। मतलब महीने में 5 लाख 6 लाख रुपया जो है पहले गबन कर रहे थे, आज वो गबन नहीं कर पा रहे। मतलब ये सफलता है। ठीक इसी तरह नगर निगम में, नगर निगम वो ठेका में काम दे देता है, फिर ठेकेदार वर्कर को पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाजिरी कम है मगर वो उसको जो है हाजिरी भर के जो पेमेंट जो है निकाल लेते हैं। इस तरह का जो गठबंधन जो चल रहा है, आपके माध्यम से हमारा जो निवेदन है कि ये परमानेंट जो काम है, मतलब धारा 10 श्रम अधिनियम ये नियम बोलता है कि जो काम रेगुलर है, पूरा 12 महीना चलने वाला काम है, इस काम में ठेकेदारी जो अवैध है, मगर निगम में भी चल रही है, जगह जगह कंपनियों में भी चल रही है। और वर्तमान सरकार तो जो है ना, वर्तमान सरकार तो ठेकेदारों को लूटने की खुली छूट दे रही है। मतलब मजदूर आंदोलन जो है फिर से मतलब तेजी के साथ उभरेंगे। बिल्कुल। और जो हालात पहले थे, जब नियोगी जी ने जब आंदोलन शुरू किया था जीने लायक वेतन और तमाम श्रम कानूनों को लागू करने के लिए, मतलब मामले आज भी वैसे ही हैं। मतलब आज भी श्रम कानूनों का पालन हो नहीं रहा है, जीने लायक लोगों को वेतन मिल नहीं रहा है, और फिर से मतलब एक नए ढंग से संघर्ष करना चाहिए, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज तो ज्यादा जरूरत है ज्यादा आंदोलन जरूरत। करने की। पहले तो उतना भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था। आप आज तो के तारीख कोर्ट में में तो भी जाते हैं, कोर्ट का रवैया कैसा रहता है? आज के तारीख में पूरा भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। न्यायालय में भी जो है वो मजदूरों को प्रमाणित करना पड़ता है, जबकि मजदूरों को जो है कंपनी के द्वारा, ठेकेदारों द्वारा उनको न्याय जो मिलना चाहिए, मतलब उनको हाजिरी कार्ड मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, वेतन पर्ची मिलना चाहिए, पीएफ जमा होना चाहिए, उनको बीमा मिलना चाहिए, ये कानूनी प्रावधान है। मगर उनको जो नहीं मिलता, जो कानूनी सबूत है वो उनको नहीं मिलता। अब न्यायालय बोलता है कि आप वहां वर्कर थे, इस बात का सबूत पेश करो। अभी सिंपल सा जो उदाहरण है, ये जो आबकारी विभाग है राजनांदगांव, ये आबकारी विभाग के जो मदिरा दुकान है, उनमें से जो है देखिए, उन लोगों ने पुराने वर्करों को इसलिए निकाला, पुराने कर्मचारियों को इसलिए निकाला ताकि उन लोगों से 1-1 लाख रुपया घूस लेके नया भर्ती हो सके। ये अभी जो है इसके बारे में हमने जो कंप्लेंट किया, एसपी साहब को कंप्लेंट किया, सीएसपी साहब से जो कल ही हमारा जो बयान हुआ, हमने बोला इसकी जांच पड़ताल किया जाए। ऐसे में तो कोई भी किसी को जो निकाल देगा, ये कानूनन गलत है। अब श्रम विभाग में मामला है और वो पुलिस के पास मामला है, अब देखते हैं क्या होता है। मजदूर आंदोलन के अलावा आपने कभी किसानों का आंदोलन, श्रमिकों, छात्रों का आंदोलन और भी जो सामाजिक आंदोलन, उन सारे आंदोलन में भी भागीदारी की है? किसानों का आंदोलन मेरे ख्याल से लगभग आज से 12-15 साल पहले मटिया मोती नाला का पानी जो आता है, मटिया मोती
बांध का बांध का। पानी आता है, ये इधर अपना भोतीपार, मुड़पार, सुरगी, हम्म। इधर ये सिंगोला के जो किसानों ने बतलाया कि भाई हम तो पैसा दे रहे हैं सरकार को, मगर हमारे खेतों में पानी आता ही नहीं है। और उस समय जब कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने बोले कि भाई जाके देखो मटिया मोती बांध में पानी है कि नहीं। इंजीनियर के साथ में गए हैं तो उन्होंने बतलाया कि नहीं, पानी तो ये राजनांदगांव शहर के लिए है। तो हमने बोला किसानों के लिए, बोले देखिए अब थोड़ा बहुत जो है मिल सकता है। तो हमने आंदोलन किया हरदी में, हरदी में आंदोलन किया, दल्ली वाला रोड और वो जो अर्जुनदा जाने वाला रोड, उसमें किसानों को जो सकलाए। और प्रशासन उस समय जो है समझदारी से काम लिया। प्रशासन के लोग आए, बांध के अधिकारी लोग आए, उन्होंने बोला जाके देखिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज हम शाम को खोलते हैं, कल सुबह तक जो है पानी आ जाएगा, और कल अगर पानी नहीं आता तो आप फिर से आंदोलन कीजिए। हमने उस बात को मान लिया और फिर जो है पानी जो है सिंगोला से लेकर उधर जो रानी तरई, महाराजपुर, इधर सुरगी तक के जो है किसानों को, कम से कम जो 30-40 गांव के किसानों को वो पानी किसानों मिला। का आंदोलन का भी नेतृत्व किया आप। जी जी। आपको कभी ऐसा मतलब आवश्यकता हुआ कि जो बड़े राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस, भाजपा, उनके भी ट्रेड यूनियन है, इंटक है और भारतीय मजदूर संघ वगैरह है, उन संगठनों के साथ भी कुछ संयुक्त रूप से किसी आंदोलन का नेतृत्व करने का? और वो भारतीय मजदूर संघ तो केंद्र सरकार के साथ में है जी। और इसलिए वो जो संयुक्त मोर्चा जब बनता है, संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन होता है, उसमें भारतीय मजदूर संघ जो है अलग हो जाता है, वो सामने में नहीं आता। बाकी यूनियनों के जो लोग हैं, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के लोग, वो लोग जो शामिल होते हैं और उसमें हम जो है वो सामूहिक रूप से जो करते हैं। मैं इस अवसर पर ये बात कहना चाहूंगा, सामाजिक रूप से जैसा बौद्ध समाज का सबसे बड़ा बौद्ध विहार जो है बिहार में है और वहां पर गया जिले में कहते हैं, हाँ, है जिसको उरुवेला कहते हैं। हाँ हाँ, तो गया जिले में बौद्ध विहार है, जिसमें उसमें जो है भगवान गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है जी। और पता चला है कि वहां पर जो है सरकार ने वो एक्ट बनाया और वो एक्ट बना के जो है उसमें पूरा जो संचालन कमेटी के लिए जो BTMC एक्ट है, हाँ हाँ, बौद्धों को जो सौंपना चाहिए वो उन्होंने जो नहीं सौंप रहे, ये सरासर गलत है। अब उसमें 9 लोग है कमेटी में, 9 लोगों में 4 लोग बौद्ध है और बाकी दीगर समाज के है और 9वां आदमी जो है वहाँ का जो कलेक्टर होता है। तो हमारे समाज का, बौद्ध समाज का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बल्कि अन्य कार्यों में जो है वो हो रहा है। सालाना कम से कम 100 करोड़ रुपया जो है वहाँ एकत्रित हो रहा है, उससे उसका जो प्रचार होना चाहिए बौद्ध समाज का, वो प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसलिए भंते जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, उसमें भी हम जो है भागीदारी करते हैं। हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि बौद्धों का जो बिहार है, क्योंकि बाकी दीगर समाजों में उन्हीं समाज का जो संचालन कमेटी होता है, तो बौद्ध समाज के बिहार में दीगर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व क्यों होना चाहिए? ये सरासर लेकिन एक सवाल ये भी नहीं उठता है कि इन सारे आंदोलन का नेतृत्व भंते लोग क्यों करे या भदंत क्यों करे, और वो भदंत क्यों जेल जाए? उसे जो चीवर है, जो उन्होंने चीवर धारण किया है, जो बौद्ध धर्म है, वो भी उससे दूषित होता है। उसकी जो सीमाएं हैं, हर एक जो भदंत की अपनी एक सीमाएं हैं काम करने का। क्या भदंत लोगों को आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है? अब हमारा जो समाज है भंते गणों को अपना गुरु मानता है और इसलिए उनको सम्मान देते हुए उनके नेतृत्व में जो है वो जो इस आंदोलन में तो नागरिक धम्मपाल भी थे, उन्होंने कभी चीवर धारण करके आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, चाहे वो आकाश लामा हो, चाहे वो विनयाचार्य हो, ये
आकाश लामा को तो लोग बोलते कि वो चीवर नहीं पहनते, लेकिन विनयाचार्य चीवर में है। कई सारे भंतों ने भी इस पर विवाद खड़ा किया है, इस पर सवाल उठाया है कि भंते इसका नेतृत्व क्यों करेगा। भंतों को साथ में रहना चाहिए ऐसे आंदोलन में। भंते अगर चीवर पहन के जेल चले जाता है तो इससे तो मतलब चीवर और बौद्ध धर्म ही मतलब क्या बोलते हैं बदनाम होता है, दूषित होता है। और जो बौद्ध धर्म के जो रीति रिवाज हैं, मेरा जो जानकारी, क्या ऐसा होना चाहिए कि उसको जो सामने है और भी जो लोग हैं और दूसरे जो जो समाज से जुड़े हुए जो नेतृत्वकारी लोग हैं, उन्हें नेतृत्व करना चाहिए। कैसा लगता है आपको? ये बात सही है कि समाज के जो लोग आगे आना चाहिए आने चाहिए, और इसका नेतृत्व करना चाहिए और भंतेगण हमारे समाज के मार्गदर्शन पूजनीय, करे वो। हाँ, मार्गदर्शन करना बिल्कुल। चाहिए। क्या लगता है आगे भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी के रूप में कोई संगठन को खड़ा करने या किसी राजनीतिक संगठन के साथ, किसी बड़े राजनीतिक पार्टी के साथ जाने की कोई तैयारी या कोई चुनाव ऐसे कुछ आपकी? नहीं, हमारा तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 40 साल पहले जो ज्वाइन किए हैं नियोगी जी के समय में, और हम तो अपने जीवन भर जो है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में ही कायम रहेंगे। और जो भी परिस्थिति उतार चढ़ाव की हो, और अभी तो हम जो है ट्रेड यूनियन करने में ही जो है समझ लीजिए संतुष्ट है, क्योंकि मजदूरों को जो रोजी रोटी उनको जो न्याय मिलता है उससे मन में जो संतुष्टि लगती है। और आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से हम चुनाव में भी जो लड़ाते थे, अभी पिछले कुछ समय से कुछ कारणों से हम जो खड़ा नहीं कर रहे। अब उसके लिए जो अभी आने वाले दिनों में जो बैठक होगी 7 सितंबर को भिलाई में जो बैठक है, उसमें जनकलाल ठाकुर जी वगैरह को सबको हमने खबर किया है, क्योंकि इसी महीने में 28 सितंबर को जो शहीद शंकर गुहा नियोगी का शहीद दिवस आयोजित करना है, तो कहाँ पर मनाया जाए और किन किन लोगों की क्या भागीदारी होगी, इस मुद्दे पर जो बैठक है, साथ में वो एसीसी का भी मुद्दा है उसमें शामिल। तो कुल मिला के ये पंजीयन वाले में भी जो उस पर चर्चा होने का है। अब आने वाले दिनों में जो जो उसका जो निचोड़ निकलेगा उससे आगे जो बढ़ेंगे। आने वाले समय पे आप ट्रेड यूनियन के जो भविष्य है उसको कैसे देखते हैं? सरकार तो ट्रेड यूनियन को खत्म करने में लगी है, क्योंकि पहले जो पंजीयन होता था, यूनियन का पंजीयन, वो आसानी से हो जाता था। आज के तारीख में पंजीयन होना तो बड़ा मुश्किल है और लड़ना भी मुश्किल है। जगह जगह उन्होंने नाकेबंदी कर दिया है। आंदोलन अगर करो तो वो जो है वो उनसे अनुमति लेना है, प्रशासन से अनुमति लेना है। तो किसी मालिक के खिलाफ मजदूरों के हितों में आंदोलन खड़ा करना है तो प्रशासन तो अनुमति ही नहीं देता है। एडीएम से अनुमति लेना पड़ता है, कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ता है। अब वो अनुमति मिले चाहे ना मिले, फिर हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं, फिर आंदोलन करते हैं। अब परिणाम के लिए हम जो तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। शुक्रिया दक्षिण कौशल से इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए।